दिस इज रुचिर चौहान। सो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एटम्स चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, या आप कह सकते हो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, जो कि आपके सीबीएसई टर्म 2 एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई, और यू कैन से दैट रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट इन ए हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है रेडियाई का ऑफ ऑर्बिट्स करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। देखिए बच्चों, हम लोगों को पता है कि जो रेडियस का जो आपका फंडा है, यहाँ पे रेडियस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल एन स्क्वायर, यहाँ पे एन, यहाँ पे शेल नंबर ऑफ शेल। ठीक है, कौन सा शेल नंबर है वो बताता है। तो फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये मत समझना कि एन की वैल्यू 1 है। ठीक है, फर्स्ट सेल नहीं है ये, या फर्स्ट ऑर्बिट नहीं है यहाँ पर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है यहाँ पे एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है। ओके, एंड ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है बच्चों एन की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है। ओके, और आप सभी जानते हैं जो रेडियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर। तो रेशियो क्या हो जाएगा, किस किस का रेशियो निकलवा रहा है बच्चों यहाँ पे, आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन की वैल्यू आपकी क्या होने वाली है, 2। तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, देन दिस इज इक्वल टू 4/1। तो यहाँ पर जो रेशियो होने वाला है बच्चों वो 4:1 हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, why is the Rutherford model for an atom of electron orbiting around the nucleus not able to explain the atomic structure? Okay, सो बच्चों इस क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पर ये बताया कि वाई रदरफोर्ड जो मॉडल है बच्चों, उसमें क्या था, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस नॉट एबल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो रदरफोर्ड मॉडल जो था वो किस वजह से एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या था बच्चों, जो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग था कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते थे, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ या न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो एनर्जी को लूज़ करते थे। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो गिवन है, एज द revolving electrons loses energy continuously, it must spiral inward and eventually fall into the nucleus. If so it was not able to explain the atomic structure। भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नहीं बता पाएगा। उन्होंने क्या बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और साथ में एनर्जी भी लूज़ करते हैं। तो बच्चों जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं, तो लगातार काइनेटिक एनर्जी बच्चों लूज़ हो रही होगी, जिसकी वजह से जब वो एनर्जी लूज़ हो रही होगी तो वहाँ पे कह सकते हो कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा होगा, स्पाइरल पाथ में इस तरीके से न्यूक्लियस की तरफ आता जाएगा और एक समय के बाद न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इस तरीके से जो एटम है वो, एटम का जो स्ट्रक्चर वो अच्छे से उसको क्या कह सकते हो, उसकी स्टेबिलिटी को वो डिफाइन नहीं कर पाए। ओके, तो ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी आप अच्छे से करके चलना, यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो यहाँ पर पूछा क्या गया बच्चों, बेसिकली आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे गिवन क्या है आपको, यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो हमें सबको पता है बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ओके, देन टोटल एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका भी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो 2 टाइम्स हमने कर दिया है, टोटल एनर्जी यहाँ पर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर जो आ गया है माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इजी क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूले पता होने चाहिए। ओके, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय ए हाइड्रोजन एटम व्हेन इट इज इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ओके, व्हेन इट इज इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे बताएं, जो अगर जो आपका हाइड्रोजन एटम है, ठीक है,
इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जो वहाँ से जो आपका ग्राउंड स्टेट में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आने तक वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैरी करेगा या कितने हो सकते हैं उसमें। तो उसके लिए फॉर्मूला है बच्चों यहाँ पे देख सकते हो एन इक्वल टू स्मॉल एन टाइम्स ऑफ एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्मॉल एन क्या है यहाँ पे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और विच इज इक्वल टू 4। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है, एन इक्वल टू 4। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। एन की जगह यहाँ पे आप 4 रखोगे, 4 टाइम्स ऑफ 4 माइनस वन डिवाइड बाई टू, देन 2 टू जा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1 इज 3 एंड दिस इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 6 स्पेक्ट्रल लाइन आपकी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी फाइंड आउट करनी है फॉर बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला आपको पता ही, 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बाल्मर सीरीज के लिए बात हो रही है, और क्या कह रहा है, फाइनली देखो बाल्मर सीरीज में फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, ठीक है, कहाँ पे आएगा आपका, फाइनली एन आएगा आपका 2 पे, एन इक्वल टू 2 पे जो आएगा। ठीक है, फाइनली आपका 2 पे आएगा। ठीक है, या सेकंड ऑर्बिट भी कह सकते हो आप, सेकंड शेल भी कह सकते हो। एंड फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, अब अगर आप बात करते हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर आपको फाइंड करनी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होना चाहिए आपका, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। तो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन कब होगा, जब आपके इनिशियली जब आपका क्या होगा, एटम कहाँ पे होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। इनिशियली कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, फाइनली कहाँ पे आ गया आपका 2 पे। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी रहेगा बच्चों, तो इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो 1/λ इज इक्वल टू r/4 एंड यहाँ से फाइंड आउट करेंगे अब लैम्डा इक्वल टू r/4/r। ओके, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि 1/r इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉन होता है। तो ये वैल्यू पुट करोगे और डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा आपका, इनिशियली आपका 3 और फाइनली क्या होगा आपका 2, क्योंकि फाइनली तो यहाँ पे बाल्मर सीरीज में 2 पे आता है। और यहाँ पे कह सकते हो आप शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो आपका यहाँ फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज़ आपको यहाँ पर पुट करनी है, और यहाँ पे आप निकाल लोगे लैम्डा इक्वल टू 36/r टाइम्स ऑफ 5, और 1/r की वैल्यू मैं बता चुका हूँ पहले 911 एंगस्ट्रॉन। और यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं जल्दी से बच्चों। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है आपका, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 3 ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। ठीक है, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको। स्पीड का फॉर्मूला पता है, v इक्वल टू क्या होता है बच्चा, बटी 2.180 न्यूटन की और 6 Z/n। Z यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर, n है यहाँ पे शेल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे किसके लिए निकालना है, इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 दे रखी है, हीलियम दे रखा, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर बच्चों हम सबको पता है 2 होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, Z की जगह 2, n की जगह 3, और ये आ जाएगा 1.45 न्यूटन की और 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 पे आ जाते हैं। what is the angular momentum of an electron in the third orbit of an atom। तो बच्चों यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 3 दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है। हम सभी को पता है एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू NH/2 और n की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3, h की वैल्यू हमें पता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड एंड डिवाइड बाई 2 पाई की वैल्यू आप यहाँ पे 3.14 भी लिख सकते हैं या फिर 22/7 भी लिख सकते हो। यहाँ पे सॉल्व करोगे आप और ये आंसर आ जाएगा जूल सेकेंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द एनर्जी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस प्लस एटम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो ये शो करना है आपको। देखिए यहाँ पे तो पहले हमें एनर्जी दोनों की इक्वल बतानी है। इसमें फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। सो दैट द एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस प्लस एटम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो बेसिकली वह जनरल फॉर्मूला लिखते हैं एनर्जी का आपका, En इक्वल टू -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। की आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पहले हम हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं। हाइड्रोजन कहाँ पे है आपका, ग्राउंड स्टेट, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 1 होने वाली है, -13.6
Z की वैल्यू हाइड्रोजन की 1 होती है, N की वैल्यू यहाँ 1 है ही गिवन, तो यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। एनर्जी, टोटल एनर्जी हाइड्रोजन की। अब लिथियम के लिए करते हैं, लिथियम आयन के लिए बच्चों यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इट मीन्स N की वैल्यू 3 होने वाली है और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। जस्ट वैल्यू पुट करनी है, ये देखिए आप वैल्यू 9, यहाँ भी 9 और ऊपर भी 9 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे भी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगा, तो यहाँ पे दोनों की एनर्जी इक्वल हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ। तो लीस्ट वेवलेंथ के लिए आपको सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बतानी है। सिमिलर वे में क्वेश्चन जो भी है आपका, नेम द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम विच वी इन इंफ्रारेड रीजन। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, ए पार्ट करते हैं, नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम विच हैज़ लीस्ट वेवलेंथ। ठीक है, अब लीस्ट वेवलेंथ वो रखेगा जो उसका लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होगा बच्चों, याद, लीस्ट वेवलेंथ जिसका होगा उसका लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन या हाईएस्ट एनर्जी होगी, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बच्चों लाइमन सीरीज आपको याद रखना, लाइमन सीरीज में अगर आपका सबसे लंबा ट्रांजिशन होता है इन्फिनिटी से 1, n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी और सबसे कम वेवलेंथ होगी। ठीक है, दोनों ही एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बच्चों वेवलेंथ। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर हम बी पार्ट की बात करते हैं, नेम द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम विच वी इन इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन में कौन कौन से होते हैं बच्चों, हम सबको पता है, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज जो होते हैं बच्चों इंफ्रारेड रीजन में आते हैं, ये याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, फाइंड द रेशियो बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइंस इन बाल्मर एंड पार्शियल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों मोस्ट एनर्जिक, ये देखिए यहाँ पे मोस्ट एनर्जेटिक का मतलब यहाँ पर है कि जो आपका ट्रांजिशन होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट होगा, मोस्ट एनर्जेटिक, और सबसे कम वेवलेंथ होनी चाहिए। अगर एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बाल्मर सीरीज में आप सबको पता है, अब सबसे लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन कब होगा बाल्मर में, आपको पता है फाइनली कहाँ पे आएगा, एंड फाइनली कहाँ पे आएगा 2 पे। सबसे लंबा ट्रांजिशन कब होगा, जब इनिशियली आप कहाँ चलोगे इन्फिनिटी से 2 पर। बाल्मर के लिए आपको पता है कहाँ पे आते हैं आप 2 पर आते हो फाइनली। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दिए 1/λ मिनिमम। जब एनर्जी ज़्यादा होगी बच्चों, जब एनर्जी कब ज़्यादा होगी, जब हाईएस्ट एनर्जी लेवल से होगा, मतलब हाईएस्ट इन्फिनिटी से आप इनिशियल स्टेज पे आ रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस और वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी आप बन जाएगी। ठीक है, जितना ऊपर आप हायर लेवल पे जाओगे उतनी ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे वेवलेंथ निकालते हैं, मिनिमम वेवलेंथ फॉर बाल्मर 1/λ मिनिमम फॉर बाल्मर है। ठीक है, बी फॉर बाल्मर, तो इसका फॉर्मूला है r टाइम्स ऑफ 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। तो इनिशियल क्या है इन्फिनिटी का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा बच्चों, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो ये r/4 हो जाएगा। लैम्डा मिनिमम फॉर बाल्मर सीरीज इज r/4। सिमिलर वे में हम पार्शियल के लिए निकालेंगे, पार्शियल में आपको पता है फाइनली आप 3 पे आते हो और इनिशियल वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, तभी आपका वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो 1/λ मिनिमम फॉर पार्शियल, पी फॉर पार्शियल इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा r/9। ठीक है, तो यहाँ पे वेवलेंथ, दोनों वेवलेंथ का हम रेशियो ले लेंगे, लैम्डा मिनिमम यहाँ से निकाल लिया हमने, लैम्डा मिनिमम फॉर पार्शियल क्या आ गया 9/r। तो लैम्डा मिनिमम फॉर बाल्मर डिवाइड बाई लैम्डा मिनिमम फॉर पार्शियल, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ आप देखेंगे रेशियो क्या आ जाएगा 4:9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पे, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम एनर्जी स्टेट n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 3, 2 भी है यहाँ पर। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्पेक्ट्रल लाइंस टू विच एमिशन लाइंस बिलोंग। तो आपको सभी को पता है जो n इक्वल टू इनिशियल मतलब कहाँ पे 4 पे, कहाँ पे आया आपका फाइनली 3 पे। 3 पे कब आएगा जब आपका पार्शियल सीरीज होगा, और बाल्मर कब आएगा 4 से जब 2 पे आओगे आप, तो कौन सी सीरीज होती है आपकी बाल्मर सीरीज होती है, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। तो पूछ रहा है कि नेगेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, उसका क्या मतलब है। सिंपल सी बात है बच्चों, नेगेटिव एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट सिग्निफाइज दैट द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज इन द बाउंड स्टेट। मतलब नेगेटिव एनर्जी का मतलब यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियस के साथ बच्चों जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड स्टेट में, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से मतलब किसी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में होगा पर न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होगा, मतलब न्यूक्लियस से वो फ्री नहीं होगा, मतलब अभी आपका इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकता। याद रखना जब एनर्जी बच्चों पॉजिटिव होती है तब वो क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स केस में अनबाउंडेड हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, पर जब तक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव होगी तब तक वो फ्री नहीं होगा। ठीक है, तब तक वो बाउंड स्टेट में होगा न्यूक्लियस के साथ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इन ए हाइड्रोजन एटम if electron is replaced by a particle which is 200 times heavier but has same charge, हाउ वुड द रेडियस चेंज। तो कह रहा है भाई हाइड्रोजन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन को अगर रिप्लेस कर देते हैं किसी पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन से 200 टाइम्स हैवियर है और दोनों का चार्ज यहाँ पर सेम है दोनों का, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो उस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो कैसे रेडियस में चेंज आएगा। तो हम सबको बताया कि रिलेशन में जो रेडियस जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास की। चार्ज की हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं बच्चों यहाँ क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, तो वो तो कट ही जाएगा। अब हमने क्या मान लिया कि लेट स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम विच हैज़ इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम। तो ये रेडियस उस हाइड्रोजन एटम की जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका मास एम है, और आर डैश हमने जो मान लिया रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम विच हैज़ मास एम डैश इक्वल टू 200 ऑफ एम। तो एक और जो हमने इलेक्ट्रॉन की जगह जो हमने पार्टिकल रख दिया जिसका मास 200 था, 200 टाइम्स इसका है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए मैंने कह दिया 200 टाइम्स ऑफ एम। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो हमने अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के मास तो आप रख सकते हो यहाँ पे दोनों का रेशियो यहाँ पे रखना है, तो आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डैश में क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास के, तो 1/200 एम, और ये जो आर है ये भी इन्वर्सली तो 1/m, तो यहाँ से m से m कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/200। ठीक है, आप इसको कर सकते हो, तो यहाँ आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू 1/200 ये आ गया, देन आर डैश इक्वल टू r/200। इसका मतलब क्या है कि रेडियस चेंजेस टू 1/200 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, मतलब पहले के मुकाबले 200 टाइम्स रेडियस कम हो जाएगी। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द nucleus can move just before coming to rest and then retrace its path is called distance of closest approach। मतलब वही कह रहा है कि भैया कोई न्यूक्लियस के पास कोई अल्फा पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे कितना पास आ सकता है, मतलब पास आने का मतलब यहाँ पे जब वो पास आ जाए, इतना पास आ जाए कि उसके बाद क्या हो जाए वो रुक ही जाए, और रुकने के बाद फिर से वो जिस पास से आया वो ट्रेस कर ले। तो वो जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से जिस जहाँ तक वो रुक गया, यहाँ पे आने के बाद रुक गया था, वो डिस्टेंस होता है r0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसी को कहते हैं यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया है, r0 इज इक्वल टू 2z e⁻²/4 मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा आपको। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो आप बिल्कुल यहाँ पर बताएं। ठीक है, अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।